हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए प्रॉपर्टीज को आगे देखते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, जहां पर हमने कहा हमारे पास क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक यानी कि जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, एमएफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड नहीं होते, और फेरोमैग्नेटिक की अगर बात करें जो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है रूट एन एन प्लस टू बी एम। ये बी एम क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन, जहां पर एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कितने ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि Cu2 प्लस है, Cu प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस। तो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी स्पीसी जो है पैरामैग्नेटिक है, कौन सी स्पीसी डायामैग्नेटिक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं CO3 प्लस, तो ये होता है 3d7 4s2। ठीक, चलो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, अगर क्या होता है 3 पॉजिटिव है ना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये बच जाएगा 3d6। ठीक है, 3d6। अगर हम 3d6 बनाए तो देखो कुछ ऐसा दिखता है 3d6। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और एक यहाँ पर 6। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अगर हम 3d6 देखें, है ना, क्योंकि +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर हम CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये है 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3 प्लस का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि ये हो गया 3d6। ठीक है, 2 s से गए हैं, 1 d से गया है। चलो, तो इस तरीके से आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम यहाँ पर बात करें n कितना है, n यानी कि बच्चे जो हमने अभी देखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये स्पेशी कैसे होगी, जहां पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है वो स्पेशी होगी पैरामैग्नेटिक। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक वो होगा। ठीक, चल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, तभी तो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कब होगा बच्चों, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0। और पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डजंट इक्वल टू 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है जब 0 को छोड़ करके। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये हो रहा है बच्चों 3d9, है ना। अगर हम 3d9 बनाते हैं तो ये किस तरीके से आता है, देखो। ठीक है, 3d9 बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड से, अनपेयर्ड यानी कि इसकी पेयरिंग नहीं है हो रखी। ठीक, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0, क्योंकि डायामैग्नेटिक अगर आप बना के देखो
ये डी वाला हम बनाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई भी अनपेयर्ड है ही नहीं, ये हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर इनका बताते हैं। अगर हम बात करें इनको इन ऑर्डर में लगाते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, यानी कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो जिसपे सबसे ज्यादा वाले होंगे यानी कि CO3+, ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक, उसके बाद Cu2+, ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक, उसके बाद अगर हम बात करें तो हो सकता है हमारा कॉपर प्लस और फिर लास्ट में हमारा Zn2+, ये होगा हमारा ऑर्डर मैग्नेटिक कैरेक्टर का यहाँ पर। ठीक, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, इसीलिए। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया कि मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। देखो, अगर हम बात कर रहे थे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा, रूट n+2, यही तो है फॉर्मूला, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। म्यू का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक, तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, लेकिन अगर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1, फिर 1+2 कितना हो गया, 3, और 3 × 1 = 3, यानी कि √3 वैल्यू आ गई है ना, √3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये आ गया √3। और अगर हम 4 रखते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो म्यू भी बढ़ता जाएगा, तो ये इनका ऑर्डर है। ठीक, इस तरीके से तो कहीं पर भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि हमें बताना है नेचर के बारे में कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको मैग्नेटिक मोमेंट क्या, ये इसका जो n है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है, तो कुछ ना कुछ जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं उस हिसाब से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड। अब आपने देखा होगा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ज्यादातर कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं कलर्ड, किस वजह से कलर्ड होते हैं बच्चों, ये कलर्ड होते हैं क्योंकि इनमें होती है डी ट्रांजिशन। इनकी ज्यादातर जो एलिमेंट्स है, ज्यादातर डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं या एलिमेंट हम कहें, उनमें होती है डी ट्रांजिशन। सब में भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सब में होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर में क्या होती है, डी ट्रांजिशन होती है, जिस वजह से ये कलर शो करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लेते हैं। अभी डी ट्रांजिशन क्या होती है उसको पढ़ेंगे, पहले नोट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट या कंपाउंड्स, डी ब्लॉक कंपाउंड्स शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। किस वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ये जो डी ट्रांजिशन है ये है क्या, कैसे होती है डी ट्रांजिशन।
चलिए, तो ये है हमारे ऑर्बिटल्स डी के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक या कोई हम कहें कोई सॉरी अगर हम कहें यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इन्हें हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इफ नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जैसे अभी नहीं है, तो हम इसे कह रहे हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। तो ये क्या है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स, लेकिन जब यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर होता है बच्चों स्प्लिटिंग। स्प्लिट क्यों, क्योंकि देखो जैसे एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो ये किसी लीगेंड के साथ या एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं, टू पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं T2G और इसको EG। अब ये स्प्लिटिंग कैसे हुई बच्चों, इसको हम जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वहां पर हमें स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये लीगेंड या किसी आइटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। इतना आपको फिलहाल ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया EG, ये T2G और EG में ये स्प्लिट हो जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पर है कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतनी बात क्लियर है। अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे एनर्जी इसको मिली वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्साइट हो जाएगा। ठीक, सिंपल, हमने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाहर किसी सोर्स से क्या करेगा, ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो गया एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होने के बाद ये चला गया ऊपर, एक्साइट हो गया क्योंकि, ठीक है चलो। अब जब ये एक्साइट हो गया, अब हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में क्या जानते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हो रखा है तो ये स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, जिस वजह से ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी को एमिट कर देगा। क्या कर देगा, एनर्जी को एमिट करके वापस यहाँ चला जाएगा। इसने क्या करा, एनर्जी एमिटेड, इसने क्या किया, एनर्जी यहाँ से एमिट करी और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में चला गया और स्टेबल होने के लिए चला गया। ठीक है, चलो, एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि इसने कुछ ना कुछ वेवलेंथ एमिट करी। अब इसने वेवलेंथ अगर एमिट करी, इसने बच्चों वेवलेंथ अगर, एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या है, वेवलेंथ एमिट करी। अब वेवलेंथ एमिट करी,
अगर ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में एमिट हुई है तो हमें क्या शो होगा, कलर शो होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये वेवलेंथ जो है किसमें एमिट हुई है, विजिबल रीजन में, जो कि होता है बच्चों 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसने ये विजिबल रीजन में एमिट करी जो होता है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, तो हमें कलर शो होता है, हमें कलर दिखता है। समझ में आया हमें कलर कैसे दिखता है? हम क्यों कह रहे हैं कि ज्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। हमने कहा कलर कैसे शो करे, डी डी ट्रांस, देखो ये भी डी है ये भी डी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डी, एक डी और दूसरा डी, तो नाम क्या हो गया, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, नाम क्या हो गया, डी डी ट्रांजिशन। हुआ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट में तो स्टेबल है ही नहीं, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वापस से एनर्जी को एमिट कर देगा और अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन जब इसने एनर्जी को एमिट किया साथ में, यानी कि वेवलेंथ एमिट किया, लैम्डा जिसे हम कहते हैं, वेवलेंथ एमिट किया, तो ये वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में एमिट किया है जो 4000 से 7000 के बीच में होता है, तो हमें कलर दिखेगा, तो हमें कलर दिखता है। इतनी बात समझ में आ गई कि कलर कैसे शो होता है। ठीक, और डी के बीच में ये हो रहा है ना, डी में ही तो हो रहा है, इसीलिए कहेंगे इसको डी डी ट्रांजिशन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए बच्चों, तो डी डी ट्रांजिशन के बारे में अब आप समझ गए हैं। बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, इसके लिए हमें कलर साइकिल बनानी है। तो बचपन में विबग्योर तो सबने पढ़ा है, विबग्योर का आई बस हम हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, या ऐसे बना दो इसको। इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी कि जब ये वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर दिखेगा हमें, देखो ये है वॉयलेट, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, और ये है, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं अपने सेम कलर से, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ये है रेड, और है यहाँ पर ऑरेंज। ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। विबग्योर आपको पता है बचपन से, तो विबग्योर से वी बी जी वाई ओ आर आपको याद रखना है, बस इसमें बीच में जो आई आ जाता है ना उसको आपको भूल जाना है। ठीक है, आई को यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो भी, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल आप सही से बना पाएंगे। चलो अब बात करते हैं, अगर ये वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो एमिट क्या करेगा, येलो कलर, ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज एमिट करेगा, रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन एमिट करेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड एमिट करेगा। ठीक है, अगर ये कोई कलर
ब्लू और ग्रीन के बीच में एब्जॉर्ब करता है ना, कोई कलर ब्लू और ग्रीन के बीच में एब्जॉर्ब करता है, तो रेड और ऑरेंज के बीच में ये कलर शो करेगा। सिंपल। अगर ये ऑरेंज और येलो के बीच में कोई कलर एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट और ब्लू के बीच में कलर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, चल तो कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल समझ में आई। अच्छा, ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताता लेकिन हमें एक आइडिया दे देता है कि किस फील्ड में ये आ सकता है, ये कौन सा कलर ये शो कर सकता है। समझ में आया, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए, और एक बात और हमें यहाँ पर करनी है कि हमेशा ज्यादातर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर है, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।